हाँ माँ, सुनो स्कूल टीचर फीस मांग रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी 3 महीने की फीस बकाया है। यदि फीस जमा नहीं कराई तो स्कूल से निकाल देंगे। बेटा, तुम चिंता ना करो, हम जल्दी ही फीस जमा करा देंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी 5-7 दिन में मेरी तनख्वाह मिलेगी, तभी फीस जमा करा दूंगी मैं। ठीक है माँ। और मेरे नए शूज़ भी तो लाने हैं आपको। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं हूं ना। अब तुम स्कूल जाओ। वैष्णवी अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेली सी रह गई थी। अब न तो कोई खेत थे और न ही कोई पुश्तैनी जायदाद जो उसको किसी सहारे का काम कर सके। वह एक बिजनेसमैन के यहाँ एक मेड का काम करती थी। वह काम पर जाते समय अपने बेटे की फीस के प्रबंध के बारे में सोचती हुई चली जाती है। अरे रेखा, जरा वो पैसे लाओ ना जो मैंने कल तुम्हें दिए थे। मुझे वे बैंक में जमा कराने हैं। घर में रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। बात तो आप सही कहते हो, पर हमारा भी तो ध्यान रखा करो। कोई नई डिजाइन का घर ही बनवा देते, हमारा भी तो कुछ हक बनता है आप पर। अरे बनता है भाई, बनता है। तुम्हारा भी मुझ पर अधिकार बनता है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? तो फिर एक काम करो तुम, कि कुछ पैसे उसमें से तुम रख लो। और वैसे पहले ही तुम्हारे पास काफ़ी कपड़े और गहने हैं। फिर इतने पैसों का करोगी क्या तुम? देखो जी, अधिकार तो अधिकार ही होता है। आपको हमारी पसंद से क्या है, आपको तो अपने बिजनेस की पड़ी होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा भाग्यवान, नाराज मत हो। रख लो, जितने पैसे तुझे रखने हैं ना रख ले। देखो, बस ये है मेरे पास, और चाहिए ना? ओके जी मैडम, खुश रहो। अब तो ठीक है। तभी वैष्णवी अंदर आती है। वो वो मैडम जी, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं घर चली जाऊं, बेटा भी आ गया होगा। ठीक है वैष्णवी, तुम जा सकती हो। अरे, मेरी गाड़ी को कौन साफ करेगा? ठीक है साहब, किए देती हूँ। साहब बाहर जा रहे हैं, क्यों ना साहब से एडवांस पेमेंट ही मांग लेती। बेटे की फीस भी समय पर चुकती हो जाएगी। अरे नहीं, साहब तो बड़े सख्त हैं, पैसे नहीं देंगे। साहब, वो मैं कह रही थी कि कुछ एडवांस मिल जाता। वैष्णवी, तुम भी क्यों ऑफिस जाते समय मेरा मूड खराब कर रही हो? बहुत काम है। और देनदारियाँ क्या कम है मेरी? चलो अपना काम करो। पेमेंट तुम्हें टाइम पर ही मिलेगी। बिडाणी साहब गाड़ी ले जाते हैं और बेचारी वैष्णवी आसमान की ओर देख भगवान से उम्मीद लगाए रखती है। बड़े साहब, कुछ पैसे दे दो। कई दिनों से कुछ खाया नहीं। बहुत भूखा हूँ। भगवान आप पर कृपा करेंगे। चल भिखारी कहीं का, काम तो कुछ करना नहीं और मुफ्त का खाने को चाहिए। चल हट सामने से। और बिडाणी साहब भिखारी को धक्का देकर के ऑफिस में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रामू काका, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया करो। जाओ गेट पर से मेरा बैग उठा के लाओ। ठीक है बिटिया। ये लो बेटा। अच्छा, तो इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? बिटिया, वो तुम्हें पता ही है कि अब बूढ़ा हो गया हूँ। थोड़ा धीरे से चला जाता है, शरीर भी कमज़ोर हो गया है। क्या, पापा ने भी पता नहीं कैसे कैसे कामचोरों को काम पे लगा रखा है। और हाँ रामू, ये बिटिया और बेटा मत कहा करो मुझे, मालकिन हूं मैं तुम्हारी। ठीक है मालकिन। तभी फ़ोन कॉल आता है। शानवी फ़ोन उठा कर के बातें करती है और यह फ़ोन पुलिस का है। शानवी और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मामला क्या है? मेरे पापा के फोन से आपने बात करके हमें क्यों बुलाया है? हाँ बेटा, मैंने ही एक्चुअली आप लोगों को बुलाया है। वो ऐसा है कि आप लोगों की कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण से आग लग गई। सेठ जी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं और वे भी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। क्या, हॉस्पिटल में? मुझे उनके पास जाना है।
इंस्पेक्टर साहब, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से जान बची है, लेकिन बेटा हम बर्बाद हो गए हैं। कंपनी जलकर राख हो गई है और सारा का सारा कैश भी जल गया है। और हाँ बेटा, कंपनी पर कुछ कर्ज भी था। अब बेटा हम सड़क पर आ गए हैं। देखो जी, आप ठीक हैं तो सब ठीक है, बाकी तो हम जिंदगी जैसे तैसे गुजार ही लेंगे। अब बिडाणी जी का परिवार एक गरीब परिवार में बदल जाता है और वो एक गरीब घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनका सब कुछ बिक जाता है। मेम साहब, कुछ खाने को दे दो। देखती हूँ घर पर कुछ है क्या। रेखा देखती है कि घर पर सिर्फ एक आदमी का खाना बचा होता है और बिडाणी जी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। देखो ना जी, घर पर खाना भी न के बराबर है और ये भिखारी खाना मांग रहा है। रेखा, उसे खाना दे दो। जो हमारे नसीब में होगा हमें मिल ही जाएगा। मैंने लोगों की कभी कोई मदद नहीं की और शायद इसी कारण से हमें ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। रेखा खाना ले भिखारी को दे आती है। भिखारी खाना खाकर के आशीर्वाद दे चला जाता है। अब तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, घर पर खाने को भी कुछ नहीं है। शानवी को भी कॉलेज की फीस देनी है। ठीक कहती हो रेखा, कल ही मैंने बात की है और मुझे किराए पर रिक्शा चलाने को मिल रही है। मुझे पूरे दिन का 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। फिर क्या करें अब? जो किस्मत में होता है वही करना पड़ता है। मिस्टर बिडाणी अब रिक्शा चलाने लगते हैं। वे भगवान का शुक्रिया भी करते हैं कि कम से कम उन्हें इस रिक्शा के लिए दूसरे अजनबी शहर में काम करना पड़ता है। फिर एक दिन, अरे रिक्शा वाले, जरा सुनना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, हमें 2 किलोमीटर दूर जाना है, कितना लोगे? और मेरा तो पर्स भी घर पर ही है। बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं, सब चलेगा। वैष्णवी जरा चौंक करके, अरे, आपकी आवाज़ तो पिडानी जैसी लग रही है, कहीं आप सेठ? मिस्टर बिडाणी से अब रुका नहीं जाता। हाँ बहन, मैं सेठ बिडाणी ही हूँ। मेरे कर्मों का फल मुझसे ये सब करा रहा है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। घर पहुंचकर वैष्णवी सेठ को अपने घर पर बुलाती है। सेठ जी, आप बैठिए जरा, मैं आपके लिए चाय समोसे लेके आती हूँ। वैष्णवी सेठ को अपने बारे में बताती है और यह भी बताती है कि किस प्रकार उसका बेटा शहर का एक नामे गिरामे बिजनेसमैन बन गया है। सेठ जी भी आप बीती वैष्णवी को बताते हैं और अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। तभी राहुल अंदर आता है। राहुल बेटा, ये सेठ बिडानी हैं, इनके यहाँ पे काम करके हम अपना गुजारा किया करते थे। अब बेचारे पर समय की मार पड़ गई, तुम कुछ सहायता कर दो इनकी। अच्छा अच्छा सेठ जी, प्रणाम। आप ऐसा करें कि कल आप मुझे इस ऑफिस के पते पर मिले, मैं आपको ज़रूर सहायता करूँगा। इस प्रकार से राहुल सेठ बिडाणे को अपने पते पर बुला करके उसकी नए बिजनेस को सेट करने में हेल्प करता है और फिर दोबारा से उसको